आज प्रायद्वीपीय भारत के पठार का तीसरा भाग मैं बताऊंगा इस वीडियो में। प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर इससे पहले 2 वीडियो मैंने कंप्लीट किया है आपके साथ। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही इसे भली भांति देखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार कितना छोटा है विषय के रूप में, और मैं इसे 3 भाग में बांट कर पढ़ा रहा हूँ। वाकई में आप लोग काफ़ी धैर्यशाली हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ पढ़ना है तो धैर्यशाली बनना पड़ता है। तो आज प्रायद्वीपीय भारत का जो लास्ट भाग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, नीलगिरी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कुछ पहाड़ियाँ हैं, महत्वपूर्ण हैं, वहाँ से सवाल आते रहते हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो आज पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी और उसके दक्षिण की पहाड़ियाँ। इससे पहले कि मैं पश्चिमी घाट से शुरुआत करूँ, पहला टॉपिक रहेगा आज पश्चिमी घाट। पहले कि मैं पश्चिमी घाट से शुरुआत करूं, आइए कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिए जो आमतौर पर किताबों में नहीं लिखी होती हैं। इसके चलते समझने में कहीं न कहीं से दिक्कत आ जाती है। पहले तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार आप यहाँ भारत के नक्शे में देख रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के पठार को ऊर्ध्वाधर रूप में देखिए, अर्थात उच्चावच के रूप में, कि कैसे प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है, यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में या सतपुड़ा के जो राजपीपला महादेव मैकाल के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उसका उच्चावच कैसा है। देखिए, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर देखिए मुंबई बसा हुआ है। यहाँ पे अरब सागर तट पर यहाँ लाल कलर का धब्बा है ना, स्पॉट, ये मुंबई बसा हुआ है। और पूर्वी तट पर ये चेन्नई बसा हुआ है। कल्पना कर लीजिए, ऐसा कल्पना करिए आप, क्योंकि आप ऊंचाई देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। तो ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, यहाँ चेन्नई बसा हुआ है। अब ऊंचाई देखते हैं पठार की। देखिए, तट के पास ऊंचा हो गया, फिर थोड़ा सा पूर्व में जाने पर इसी तरह पश्चिमी तट के पास ये जो ऊंचा वाला भाग है, पूर्वी घाट है, और पश्चिमी तट के पास जो पहाड़ है ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। आपने कल्पना कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, कल्पना करिए कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर आप यहाँ पर खड़े हैं, बीचों बीच, है ना, यहाँ पर या यहाँ पर। अगर ऊंचाई के रूप में देखिए, तो क्या पश्चिमी घाट पर्वत आपके लिए बहुत ऊंचा है? कल्पना करिए, अगर आप पठार के बीचों बीच या पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या पश्चिमी घाट पर्वत आपके लिए बहुत ऊंचा है? जी नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचा नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत उनके लिए ऊंचा हो जाता है जो मुंबई में है या पश्चिमी तट पर खड़े होकर इसे देख रहे हैं। भाई, पश्चिमी तट को केरल में मलाबार कहते हैं, है ना, गोवा में कोंकण तट कहते हैं, कर्नाटक में। तो अगर आप मलाबार तट पे हैं, पश्चिमी घाट की पश्चिमी जो तट है ना, इसको यहाँ पे केरल में मलाबार तट कहते हैं, उत्तर में कोंकण तट कहते हैं, कर्नाटक और गोवा में। तो अगर आप कोंकण तट पे हैं, तो आपके लिए पश्चिमी घाट पर्वत वाकई में बहुत ऊंचा पर्वत है, ध्यान दीजिए, है ना। जबकि अगर आप पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में खड़े हैं, तो ये आपके लिए बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है। एक चीज और, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, सबसे पहले वीडियो में, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का पहला खंड है, उसमें मैंने बताया था कि पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां, और भी सैकड़ों नदियां छोटी छोटी, हम इन 4 बड़ी नदियों को देख रहे हैं। चूंकि ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, यही कारण है कि चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। वो ढाल आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए कैसे ढाल नीचे की ओर झुका हुआ, देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ढाल पूर्व की ओर है ना। तो जो पश्चिमी घाट है वो वास्तव में एक पर्वत नहीं है। एक सही मायनों में जो एक वास्तविक पर्वत होता है, जो मोड़ पड़ गया हो, यहाँ कोई मोड़ नहीं पड़ा है, वास्तव में एक पर्वत नहीं है, यहाँ पे वलन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हिमालय में क्या है, वलन पड़ गया है, फोल्डेड माउंटेन है। तो पश्चिमी घाट सही अर्थों में एक पर्वत न होकर एक कगार है, देख रहे हैं। यानी यहाँ खड़े व्यक्ति के लिए उतना खास ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन पश्चिमी तट पर खड़े व्यक्ति के लिए बहुत ऊंचा पर्वत है।
यानी इसका पश्चिमी क्षेत्र पठार को आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका पश्चिमी जो क्षेत्र है वो एक कगार नुमा है। पठार का पश्चिमी सिरा एक कगार नुमा है, यानी पश्चिमी घाट एक पर्वत नहीं, क्या है, एक कगार है। कगार मतलब किनारा, छोर। ये किनारा और छोर है, इसीलिए यहाँ पे पर्वत का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? वही हाल पूर्वी घाट का है। पूर्वी घाट भी पर्वत न होकर एक कगार की भांति ही है। अब सवाल ये है कि पश्चिमी घाट वाला कगार बना कैसे? हमने पहले वीडियो में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार पहले अफ्रीका से लगा हुआ था। अफ्रीका किधर है? भारत के पश्चिम में, और नीचे जाने पे दक्षिण पश्चिम में। तो अफ्रीका से टूटकर भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, है ना। तो जब अफ्रीका से टूटा तो ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका से, अफ्रीकी प्लेट से लगा हुआ था, अफ्रीकी भूखंड से। तो जो अफ्रीकी भूखंड से टूटा तो यहाँ पे कगार बन गया, है ना। कैसे? किसी मोटी वस्तु के टुकड़े करिए तो किनारे पर क्या बन जाएगा? कगार बन जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ कगार बन गया है। अब आप समझ गए कि पश्चिमी घाट पर्वत एक सही मायनों में पर्वत न होकर एक कगार है। ये बात क्लियर? ठीक है। कुछ मोटी मोटी बातें अभी लिखना नहीं है, कुछ मोटी मोटी बातें पहले समझ लीजिए। पश्चिमी घाट पर्वत देखिए क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में है, बिल्कुल क्रमबद्ध दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा कम है। पूर्वी घाट पर्वत, हम पश्चिमी घाट के साथ साथ बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत उतना निरंतर नहीं है। पश्चिमी घाट देखिए निरंतर है, क्रमबद्ध है, बीच में गैप नहीं है। जबकि पूर्वी घाट पर्वत में बहुत सारे बीच में गैप आ जाते हैं, है ना। क्रमबद्ध नहीं दिखाई दे रहा, देखिए जगह जगह टूटा फूटा है, बीच में बहुत सारे गैप हैं। सवाल है कि ये गैप कैसे बने? वही बात, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ढाल पूरब की ओर है। पूरब की ओर होने के कारण ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, जैसे गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है और कावेरी। ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट को क्रॉस करते हुए तट पर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहां से कोई नदी बही, क्रॉस करते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो जब क्रॉस करती है तो बीच में आ जाता है पूर्वी घाट। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी अन्य सैकड़ों नदियों ने, बहुत सी नदियां, आप भौतिक वाला जो मानचित्र होता है ना, राजनीतिक नहीं भौतिक वाला, ध्यान से देखिए, सैकड़ों नदियों का क्षेत्र है। खासकर आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में बहुत सी छोटी छोटी नदियां जो कि यहीं से शुरू होती है और यहाँ पे मिल जाती है, छोटी छोटी नदियां हैं। तो छोटी और बड़ी नदियों ने मिलकर पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह काट दिया है। देखिए जहाँ गोदावरी प्रवाहित हो रही है, ये ऊपर वाली नदी गोदावरी है, गोदावरी जहाँ प्रवाहित हो रही है वहाँ पश्चिमी घाट पर्वत गायब। कृष्णा जहाँ प्रवाहित हो रही है वहाँ पश्चिमी घाट पर्वत गायब। इसी तरह आंध्र प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, पेन्नार नदी और भी बहुत सी मिलते जुलते शब्दों के नामों वाली नदियाँ हैं, पेन्नार, पोन्नानी, क्या क्या करके सब छोटी छोटी नदियाँ हैं। वैगई नदी है तमिलनाडु में, है ना, वैगई, और भी नाम नहीं आता है। तो इन सभी नदियों ने मिलकर जगह जगह पूर्वी घाट पर्वत को काट दिया है। कैसे? नदी क्या करती है? चट्टानों को काटने का काम करती है, और काट कर पूर्वी घाट को, अपनी घाटी को नदियों ने गहरा कर लिया है। मैंने पहले बता चुका है पहले वीडियोस में कि नदी कब तक अपनी घाटी को गहरा करती है? जब तक वो समुद्र के लेवल में ना आ जाए। यानी ये जो नदी है तब तक गहरा करती रहती है जब तक समुद्र के लेवल को प्राप्त न कर ले। उसको हम कहते हैं आधार तल। नदी जब अपने लेवल को, अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो अपने घाटी को गहरा करना बंद कर देती है। नदी का आधार तल क्या होता है? वही तल जो समुद्र का तल है। यानी समुद्र का तल ही नदी का आधार तल है, और नदी कभी भी अपने आधार तल के नीचे नहीं जाती। लेकिन जब तक नदी अपने आधार तल को प्राप्त न कर ले तब तक चट्टानों को गहरा करती रहती है, अपनी घाटी को गहरा करती रहती है। क्लियर? यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत जगह जगह आपको कटा फटा दिखाई देता है। ओके, गुजरात में कुछ पहाड़ियां दिखाई दे रही जिनका उल्लेख हमने अभी तक नहीं किया है। गुजरात में 3 पहाड़ियां हैं। गुजरात का जो उत्तर वाला सिरा है, देखिए ये तो खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे जो है ये कच्छ की खाड़ी है ना, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सब पहले आप पढ़ चुके हैं। तो कच्छ की खाड़ी के उत्तर में ये वाला हिस्सा कच्छ कहलाता है, और कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में ये वाला गुजरात का जो हिस्सा है अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह, इसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। गुजरात का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसे हम सौराष्ट्र कहते हैं। सौराष्ट्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी। गिर,
बारदा, मांडव, ये एग्जाम से पूछता है। सभी पहाड़ियों के बारे में एग्जाम से पूछा जा चुका है कि गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बारदा पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, है ना। तो अक्सर क्या करता है कि गुजरात की छोटी छोटी पहाड़ियों को, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, या पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, जब हम हिमालय पढ़ा रहे थे तो बताया था, तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों को 4 राज्यों से सम्मिलित करने के लिए देता है। 4 पहाड़ियाँ 4 राज्य। तो पहाड़ियाँ किस राज्य में, इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो गुजरात में 3 पहाड़ियाँ हैं, मांडव, बारदा, गिर। तो यहाँ उल्लेखनीय बात ये है, क्योंकि इसका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मैंने जो बताया उससे जुड़ा हुआ है। तो गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात के गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत में शेर कहाँ पाया जाता है, मैं बाघ की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइगर, मैं लॉयन की बात कर रहा हूँ, जिसके गर्दन पे ढेर सारे बाल होते हैं, उसे बब्बर शेर कहते हैं। तो बब्बर शेर या एशियाई लॉयन कहाँ पाया जाता है, गिर में। एशिया में शेर, न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में शेर, पूरे एशिया में यानी रसिया से लेकर दक्षिण में इंडिया तक शेर केवल सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये बड़ी कौतूहल वाली बात है कि शेर केवल सौराष्ट्र में ही क्यों पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर में नहीं पाए जाते, मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते, इंडोनेशिया में नहीं पाए जाते, रसिया में नहीं पाए जाते, तो शेर यही क्यों पाए जाते हैं, गिर में ही क्यों पाए जाते हैं? हमने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला हिस्सा जितना भी आपको रंगा पुता दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये पहले अफ्रीका से लगा हुआ था। ये हिमालय से बहुत ही प्राचीन भूखंड है। अफ्रीका से बाद में अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेटें जो भूगर्भ के नीचे दृढ़ भूखंड चट्टान होता है वो टूट गया, उसे हम प्लेट कहते हैं। तो उस प्लेट के साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो गया, जिसके चलते पश्चिमी कगार बन गया। ये प्रमाण है कि अफ्रीका से इंडियन प्लेट टूटी है, अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात इंडिया अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। दूसरी बात, जो शेर होता है वो मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना जंगलों की विशेषता है। याद करिए, जब मैं जलवायु पढ़ा रहा था अफ्रीका तो बताया था कि कांगो की घाटी में सदाबहार वर्षावन और कांगो घाटी के चारों तरफ सवाना के वन पाए जाते हैं। सवाना वन में क्या होता है, बीच में अफ्रीका में जहां से विषुवत रेखा गुजरती है बीचों बीच, वहां पर क्या है, कांगो नदी घाटी, उस नदी घाटी में साल भर वर्षा होती है, वहां वर्षावन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षावन। तो सदाबहार वर्षावन का जो क्षेत्र अफ्रीका में, उसके चारों तरफ सवाना का वन है। सवाना वन में कटीली कठोर झाड़ियां होती हैं, उन्हीं कटीली कठोर झाड़ियों के क्षेत्र में शेर पाया जाता है, उसे हम सवाना का जंगल कहते हैं। तो शेर अफ्रीका में सवाना के जंगल की विशेषता है। तो जब भारत टूट के अलग हुआ तो कुछ शेर, अफ्रीका से जब भारत टूटकर अलग हुआ तो कुछ शेर गुजरात के सौराष्ट्र में रहते थे, वो भी अब भारत के साथ टूटकर अलग हो गए। यानी ये वाला हिस्सा अफ्रीका से लगा हुआ था, देखिए शेर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सौराष्ट्र में। तो कुछ शेर सौराष्ट्र गुजरात के साथ साथ अलग हो गए, यानी अपनों से बिछड़ गए। यही कारण है कि भारत के केवल गुजरात में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। यानी ये शेर अफ्रीका के सवाना क्षेत्र से लगा रहा होगा। क्लियर? ठीक है, ये हुई समझने वाली बात। अब आप लिखना स्टार्ट करिए। पहला हेडिंग डालिए, पश्चिमी घाट पर्वत। मैं लाइन टू लाइन बोलता जाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, नहीं लिखने में दिक्कत आए। ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हैं। हेडिंग डालिए, पश्चिमी घाट। नंबर 1 पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत तापी, नर्मदा के दक्षिण में तापी नदी है, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी। पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर केप केमोरिन तक जाता है। तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप केमोरिन तक जाता है। केप केमोरिन को ही हम कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, यानी जो छोर होता है उसे हम केप कहते हैं। किसी प्रायद्वीप या महाद्वीप का जो छोर होता है उसे हम केप कहते हैं। जैसे केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का दक्षिणी छोर, उसी तरह ये केप केमोरिन है, इसे हिंदी में कन्याकुमारी कहते हैं। क्लियर? पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम सिर्फ भारत में स्थित पर्वतों की बात करें, ऐसा पर्वत जो कि पूरी तरह से भारत में हो, क्योंकि हिमालय पूरी तरह से भारत में नहीं, हिमालय भारत में भी है, नेपाल में भी है और चाइना में भी है ना। अगर हम पूरी तरह से भारत में स्थित पर्वतों की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत भारत का सबसे लंबा पर्वत है।
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत सही मायनों में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। सही मायनों में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यह भ्रंश कगार, यह जो भ्रंश कगार है वो वाला चित्र बना लीजिएगा जो मैं थोड़ी पहले यहाँ पे बनाया हुआ था दिखाने के लिए कि भ्रंश कगार है। यह भ्रंश कगार तब बना था जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, गिर पहाड़ियों पर ही, सौराष्ट्र के गिर क्षेत्र में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे एशियाई शेर क्यों पाए जाते हैं? ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कहानी नुमा बात आपको याद रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, हमने बताया। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसू बाई है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कालसू बाई है। कालसू बाई चोटी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, कालसू बाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी है। कालसू बाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी है। महाबलेश्वर चोटी भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से ही निकलकर पूर्व में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी चोटी है, ये बना हुआ है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर 2 चोटियां हैं, एक कुद्रेमुख चोटी, कुद्रेमुख चोटी, और दूसरी ब्रह्मगिरी चोटी। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर 2 चोटियां हैं, कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी। ये कुद्रेमुख लिखा नहीं है नाम यहाँ पे कुद्रेमुख का, और दक्षिण में ब्रह्मगिरी चोटी। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक में बहने के पश्चात तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। अब नदियों वाले चैप्टर में हम कावेरी नदी की दूसरी विशेषताएं बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट की इतनी विशेषताओं के आपने जाना उसके विषय में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। सुदूर दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। इस पर्वतीय गांठ को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं, लिखा है नीलगिरी पर्वत। ये लाल रंग का धब्बा जो बड़ा सा देख रहे हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों मिलकर एक पर्वतीय गांठ बनाते हैं जिसे हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में, केरला में और उत्तर में थोड़ा सा कर्नाटका में। 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, 2500 बार अलग अलग एग्जाम में आया है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट पॉइंट, डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, ऊटी या ऊटक मंडल,
प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। इसको ऐसे लिखिए कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटक मंडल, स्थानीय रूप से उसे हम ऊटक मंडल कहते हैं। ऊटी को ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट, केरल का प्रसिद्ध साइलेंट वैली। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन, सदाबहार वन अर्थात जहां साल भर वर्षा होती है और वन वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। उत्तर भारत में क्या होता है, जैसे ही फरवरी आएगी सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वनों में पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। क्यों? क्योंकि नमी की कमी नहीं होती है, मॉइस्चर की कमी नहीं हो पाती है, इसलिए पत्तियां लगी रहती हैं। तो केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन जिसका नाम क्या है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली अथवा और शांत घाटी। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है। हमने बताया ना नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। तो साइलेंट वैली जो घना जंगल है वो भी नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंट वैली साइलेंट वैली जो वन है वो अपनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता, साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली इतना घना जंगल है कि सूर्य का प्रकाश जो इसमें मुश्किल से प्रवेश करता है धरातल पर। बहुत ही घना भना है, इतना हरा भरा और घना होने के चलते उसमें बहुत ही शांति छाई रहती है। इसके चलते हम उसे साइलेंट वैली कहते हैं। केरला में घूमने लायक जगह है। अगर आप साउथ में घूमने जाएं तो ऊटी और साइलेंट वैली वगैरह बहुत ही, अब खासकर केरला में एक वेम्बनाड झील है, हम झील चैप्टर में बताएंगे। साइलेंट वैली उसके बगल में ही तट पर जाइए तो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड के बगल में अष्टमुदी झील है। बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं केरल की। केरल में झीलों को कयाल झील कहते हैं, कयाल, उसके बारे में झीलों वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो केरल बहुत ही सुंदर स्थल है। अगर भारत के राज्यों में सबसे खूबसूरत राज्य की बात की जाए तो केरल है। तो साइलेंट वैली किसे में आपने जाना। नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है। ये देखिए क्रमबद्ध चलाया है पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी तक, उसके बाद एक गैप आपको दिखाई दे रहा है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? पाल घाट दर्रा। एक पर्वतीय गैप है जिसे हम पाल घाट दर्रा कहते हैं। पाल घाट दर्रा को स्थानीय रूप से पलक्काड़, पाल घाट दर्रा को स्थानीय रूप से पलक्काड़ गैप कहते हैं। क्यों? क्योंकि पलक्काड़ केरला का एक जिला है। यहाँ पे गैप है जो, वहां पे केरला का एक जिला है, उसे हम कहते हैं पलक्काड़, है ना। तो पाल घाट दर्रे को हम पलक्काड़ गैप कहते हैं। क्लियर? पलक्काड़ गैप से होकर ही रेल और सड़क मार्ग द्वारा, देखिए जहां भी पर्वतों में गैप होते हैं वो उसे पर्वत को आर पार करने का रास्ता प्रदान करते हैं। अगर ये पर्वत के बीचों बीच एक गैप है तो यहाँ से सड़क और रेल मार्ग गुजारा जा सकता है ना। तो पाल घाट दर्रे से होकर ही केरल और तमिलनाडु के नगरों को सड़क और रेल मार्ग द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। इससे पहाड़ चढ़ने की समस्या नहीं रह जाती। नेक्स्ट पॉइंट, पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट है। गांठ अर्थात शुद्ध हिंदी बोले तो ग्रंथि, गांठ या ग्रंथि, एक और पर्वतीय ग्रंथि है जिसका नाम है अनाईमुदी, अनाईमुदी पर्वतीय घाट। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट है जिसका नाम है अनाईमुदी पर्वतीय घाट। ये जो काला वाला क्षेत्र मैंने बनाया है ना पाल घाट दर्रे के दक्षिण में,
ये पर्वतीय गांठ है। पर्वतीय गांठ क्या होता है? जहाँ कई पर्वत आकर मिलते हैं, जैसे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आकर मिला तो नीलगिरी पर्वतीय गांठ बन गया। उसी तरह पाल घाट दर्रे के दक्षिण में 3 पर्वत आकर आपस में मिलते हैं। देखिए, एक दक्षिण से आया, एक पूर्व से आया और एक उत्तर से पर्वत आया। 3 पहाड़ियां आई और जहां मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय गांठ। तो पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है जिसे हम अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकली हैं। डैश 1 2 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकली हैं। नंबर 1, इस पर्वतीय गांठ से उत्तर की ओर अनामलाई पहाड़ी निकली है। अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से दक्षिण की ओर कार्डामम पहाड़ी निकली है। और अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी निकली है। पालनी पहाड़ी निकली है। ठीक है, हमने बोला कि पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है जिसे हम अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहते हैं। अनाईमुदी पर्वतीय गांठ 3 पहाड़ियों का मिलन स्थल है। इसके उत्तर की ओर अनामलाई पहाड़ी है, दक्षिण की ओर कार्डामम पहाड़ी है और उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। वही पर्वतीय गांठ वो मुख्य रूप से किस पर्वत पर आ जाता है? अनामलाई पर आ जाता है। जो उत्तर की ओर पर्वत है ना, उस पर है वो मुख्य रूप से। उसे हम अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहिए या अनाईमुदी चोटी कहिए, है ना। तो अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डामम पहाड़ी को 2 और नामों से जाना जाता है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी या इलामलय। आपसे पूछा जा सकता है कि इलामलय की पहाड़ी कहाँ है? कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, क्योंकि यहाँ इलायची बहुत होता है, ऐसा मान लीजिए। इलायची पहाड़ी या इलामलय, स्थानीय रूप से इसे इलामलय भी कहा जाता है। इलामलय पहाड़ी, ठीक है। इलामलय पहाड़ी कहाँ है? अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? अनामलाई। तो इसको लिखिए कार्डामम। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम चोटी है, दक्षिणतम पहाड़ी है। बार बार गलत बोल रहा हूँ। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। इसे 2 और नामों से जाना जाता है, इलायची और इलामलय पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, अनामुदी चोटी के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में विस्तृत है। पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में विस्तृत है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल। परीक्षाओं में हमेशा किसी पर्यटक स्थल का पूछा जाता है कि किस राज्य में। अक्सर ऐसे एग्जाम्स में सवाल आ जाते हैं कि फला पर्यटक स्थल या फला पहाड़ी, हमेशा कोई न कोई पहाड़ी पर्यटक स्थल ही रहती है। तो फला पहाड़ी या फला पर्यटक स्थल किस राज्य में? तो कोडाईकनाल, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ियों पर ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ियों पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट, पालनी पहाड़ियां पूरी तरह से तमिलनाडु में विस्तृत हैं, जबकि अनामलाई और कार्डामम पहाड़ी तमिलनाडु और केरला की सीमा पर है। अर्थात इधर केरला इधर तमिलनाडु, दोनों की जो सीमा है बीचों बीच ये पहाड़ियां दोनों अनामलाई और कार्डामम दोनों राज्यों की सीमा पर फैली हुई हैं। क्लियर ना? पूरी तरह से केरला में आपसे पूछा जाएगा कि अनामलाई पहाड़ी किस राज्य में है? केरला में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत में जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह गैप पाए जाते हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट पर्वत को आर पार करने में सहायता मिलती है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों के माध्यम से पश्चिमी घाट पर्वत को आर पार करने में, पूर्व पश्चिम दिशा में आर पार करने में सहायता मिलती है। पहला दर्रा
थाल घाट, पहला दर्रा लिखिए, थाल घाट दर्रा डैश पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में है। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में है। थाल घाट दर्रे से होकर ही मुंबई से नागपुर की सड़क जाती है। यहाँ पे आपका नागपुर और यहाँ पे मुंबई, तो थाल घाट दर्रे से होकर ही मुंबई से होकर नागपुर जाने वाली सड़क गुजरती है। आप नागपुर भी जा सकते हैं। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि मुंबई से कोलकाता जाने के लिए कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है। अब मुंबई से कोलकाता इधर है तो ये दर्रा तो नहीं पार करेंगे ना, क्योंकि अगर कोलकाता जाना है तो आप दक्षिण में तो नहीं आएंगे ना, स्वाभाविक सी बात है थाल घाट दर्रा ही पार करेंगे, है ना। थाल घाट दर्रा पार करके आप नागपुर जाइए, चाहे पटना जाइए, चाहे उत्तर भारत के किसी शहर में आइए, उत्तर भारत में आप कहीं भी जाइए, थाल घाट दर्रा पार करके ही मुंबई से आप जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप बनारस या इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं तो वो ट्रेन आपका थाल घाट दर्रे से पार करके ही मुंबई पहुंचाती है। कौन सी ट्रेन यहाँ से जाती है? प्रसिद्ध है महानगरी। अगर आप बनारस में महानगरी पर बैठते हैं तो मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर होते हुए वो ट्रेन आपकी थाल घाट दर्रे से होकर ही मुंबई पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो दर्रा है उसका नाम है घोर घाट। पहला था थाल घाट, दूसरा है घोर घाट दर्रा। घोर घाट दर्रा, पहला पॉइंट, घोर घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में है। यानी पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, थाल घाट और घोर घाट, दोनों महाराष्ट्र में है। तो ये भी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में है। घोर घाट दर्रे से होकर ही मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क निकलती है। मुंबई से पुणे देखिए पश्चिमी घाट के पूरब में है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं इसको। ये पूरा पुणे में बरसात बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है ये हम मानसून में बताएंगे। पुणे वृष्टि छाया प्रदेश में, यहाँ बरसात बहुत कम होती है, जबकि मुंबई में बहुत बरसात होती है। क्यों? क्योंकि पुणे मुंबई पश्चिमी घाट के पूर्व में है और मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिम में है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क घोर घाट दर्रे से होकर ही गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, NH4। NH4 जो मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई पहुंचती है। NH4 जो मुंबई से पुणे होते हुए फिर यहाँ बंगलोर होते हुए चेन्नई पहुंचती है। NH4 कहाँ से आती है? किताब में ढूंढ लीजिए या गूगल सर्च करिए। NH4 मुंबई से पुणे, पुणे से बंगलोर और अंत में चेन्नई तक पहुंचती है NH4। तो NH4 जो कि मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई तक जाता है, वो भी घोर घाट दर्रे से होकर ही गुजरता है ना। दर्रे इतने खूबसूरत है, इनके बारे में इतनी अच्छी सी जानकारियां हैं, अच्छे से लिखिएगा इन्हें, ताकि किसी भी एग्जाम में कितना भी घुमाकर पूछे आप फंसे नहीं। नेक्स्ट दर्रा पाल घाट। केरल में, नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट केरल में है, दूसरा पॉइंट नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच कौन सा दर्रा है? पाल घाट। इसको पलक्काड़ भी कहते हैं, पलक्काड़ दर्रा पहले ही पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा दर्रा है एक श्रेनकोट्टा, इसको हम कहते हैं श्रेनकोट्टा गैप। श्रेनकोट्टा गैप कार्डामम पहाड़ियों पर है, पहाड़ियों पर नहीं, पहाड़ी पर। श्रेनकोट्टा गैप कार्डामम पहाड़ी पर है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है ना। तो श्रेनकोट्टा गैप कार्डामम पहाड़ी पर है। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ प्राचीन शहर है बनारस, है ना। बनारस क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर है। उसी तरह तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शहर है मदुरई, मदुरई यहाँ पर है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो किस दर्रे से होकर आपकी ट्रेन या बस गुजरेगी? श्रेनकोट्टा गैप से होकर, है ना। तो इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, श्रेनकोट्टा गैप केरला में है। तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाली सड़क श्रेनकोट्टा गैप से ही गुजरती है।
क्लियर। अब हेडिंग डालिए पूर्वी घाट पर्वत। नेक्स्ट हेडिंग पश्चिमी घाट कंप्लीट। अगला हेडिंग डालिए पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत की विशेषताएं मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, वही रिपीट कर रहा हूं। इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर न होकर, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर न होकर जगह जगह कटा छटा हुआ है, कटा छटा हुआ है। अर्थात पूर्वी घाट पर्वत में जगह जगह पर चौड़े चौड़े गैप हैं, ये लगातार विस्तृत श्रृंखला के रूप में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कारण ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार का ढाल, जो भी बोला हूं लिखेंगे, केवल सुनना नहीं है, सब कुछ लिखेंगे। प्रायद्वीपीय, इसका कारण ये है कटा छटा होने का कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है ना, पठार का ढाल पूरब की तरफ है, जिस कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट पर बहती हैं। ठीक है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां पूरब की ओर बहने के क्रम में, इन नदियों ने पूर्व की ओर बहने के क्रम में पूर्वी घाट पहाड़ी को जगह जगह पर काट छांट दिया है। देखिए, जगह जगह पर काट छांट दिया। अगर ये नदियां नहीं होती तो पूर्वी घाट पर्वत भी वैसे ही श्रृंखलाबद्ध होता, निरंतर होता, जैसे कि पश्चिमी घाट, है ना। यानी नदियों ने ही इसे काट छांट दिया है। उदाहरण के लिए इस लाइन के आगे लिखिए, उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल गायब है। उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल गायब है। नेक्स्ट पॉइंट, यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसको एक पर्वत के रूप में तो जाना ही जाता है, ऐसे तो हम भूगोल में कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत, लेकिन राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे वो स्थानीय नाम कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी। हमने आंध्र प्रदेश में ये देखिए दो बनाए हैं, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। तीसरा है पालकोंडा। पालकोंडा का हमने नहीं बनाया क्योंकि आपको दिखाना था, तो यहाँ जगह की कमी है, हम बहुत क्राउडेड भी नहीं कर सकते। तो आप कल्पना कर लीजिए कि नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा तीनों पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, एक पहाड़ी, अब पहले तो आंध्र, एक शेषाचलम पहाड़ी है यहाँ पे एक शेषाचलम पहाड़ी है। क्या नाम है? शेषाचलम। ये पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो शेषाचलम पहाड़ी चला गया तेलंगाना राज्य में, है ना। आंध्र प्रदेश में ये तीन पहाड़ियां और शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में, ये पश्चिम में जो है ये शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में। नेक्स्ट, ए हो गया, बी हो गया, सी। तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु है, ये ब्रैकेट के अंदर तीन पहाड़ियां मुख्य रूप से लिखी हुई हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम यही है, 1 2 3। सबसे उत्तर में कौन सी है? जावादी, यहाँ लिखा हुआ है। जावादी के दक्षिण में शेवाराय, शेवाराय के दक्षिण में पंचामलाई। इन्हीं तीनों के बारे में बार बार पूछता है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा अक्सर मैं देखता हूं कि इन तीनों पहाड़ियों की जानकारी उठा देता है, पूछ देगा पंचामलाई पहाड़ी किस राज्य में है,
या जावादी हिल किस राज्य में है, या शेवाराय की पहाड़ी किस राज्य में है ना। तो ये तीनों पहाड़ियां तमिलनाडु में है। इसके अलावा एक है सिरुमलाई। सिरुमलाई यहाँ मैंने बनाया नहीं है। सिरुमलाई को सबसे दक्षिण में चलाता है, जावादी, शेवाराय, पंचामलाई, उसके नीचे यहाँ सिरुमलाई। तो तमिलनाडु में ये चार पहाड़ियां, जावादी, शेवाराय, पंचामलाई, सिरुमलाई। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये रटूंगा कैसे। पहली बात, आधा रटने की समस्या तो आपको समझ के हल हो जाती है। दूसरी बात, पढ़ने में जब लगन होती है तो रटना नहीं पड़ता है। रटना तो उन्हें पड़ता है जो तोते होते हैं। तोतों का क्या है, जैसा बोलिए वैसा ही वापस उत्तर देते हैं। जैसे ही आप बोलना बंद कर दीजिए वो भी एकदम चुप। तो तोते नहीं बनना चाहिए। आधा तो आपने समझ लिया है ना, इस वीडियो को देखने के दौरान ही आधा क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, किसी भी चीज को बार बार पढ़ने से, जब आप दिल लगाकर पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, तो मन लगाकर पढ़ने से पूरी तरह से याद हो जाता है, बशर्ते उस विषय में आपकी दिलचस्पी हो। मेरा काम क्या है, आपको रटाना नहीं है, रटना तो आप ही को है। मेरा काम है आपकी दिलचस्पी पैदा कर देना। मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी में, पहले चैप्टर से लेकर अब तक। चाहे विश्व भूगोल के उतने चैप्टर पढ़ाया, बीच में ब्रेक किया हूँ, भारत भूगोल के कुछ चैप्टर पढ़ा लूंगा, वापस लौटूंगा विश्व भूगोल पर, फिर वहां पर कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर वापस लौटूंगा भारतीय भूगोल पर। मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ जब से मैंने भूगोल स्टार्ट किया है, मेरा काम है भूगोल में आपका इंटरेस्ट बढ़ाना। कुछ फैक्ट्स निस्संदेह मुझसे छूट जाते होंगे, मैं क्यों झूठा दावा करूँ, लेकिन मेरा काम आपको लूसेंट के फैक्ट्स पिलाना नहीं है, या किसी दूसरी किताब या उपकार गाइड के फैक्ट्स पिलाना आपको काम नहीं है। मेरा काम है आपका इंटरेस्ट बढ़ाना। लेकिन ये दावा है कि 95% फैक्ट्स मैं कवर करके चल रहा हूं। तो ये रटना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मन अपना लगाए रखिए। वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि सुनने से बहुत अच्छे से याद होता है। दूसरी बात, आप नोट्स बना रहे हैं ऐसा मुझे विश्वास है, अपने नोट्स को भी दोहराते रहिए, ठीक है। तो ये हो गई तमिलनाडु की पहाड़ियां, जो कि पूर्वी घाट पहाड़ी के अंतर्गत ही आती हैं। एक जानकारी ये है कि जो तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, जितने मैंने चारों नाम लिखवाए 4 पहाड़ियों के, तमिलनाडु की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टान से बनी हुई हैं। चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं तमिलनाडु की पहाड़ियां। एक पॉइंट ये है कि तमिलनाडु की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु में जितनी पहाड़ियां उन पर, और नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन, नीलगिरी पर्वत सहित तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। जब हम वन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, भारत में वन, तो उसमें भी आप ये देखेंगे। तो ये हो गया आज का चैप्टर, प्रायद्वीपीय भारत का पठार समाप्त। हिमालय समाप्त हुआ, प्रायद्वीपीय भारत का पठार समाप्त हुआ। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा, भौतिक भूगोल में थोड़ा सा नदियों वाला चैप्टर बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन उसके पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्रम से आगे बढ़ रहा हूँ, तो पर्वत पठार पढ़ाने के बाद आपको मैदान पढ़ा दूं, है ना। तो उत्तर भारत का मैदान बचा है। मैदान केवल उत्तर भारत में ही नहीं है, और कहाँ है मैदान? पूर्वी तट का मैदान, पश्चिमी तट का मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान, पश्चिमी तट के मैदान और पूर्वी तट के मैदान से भी सवाल पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर होगा, अगले वीडियो में आप इसे देखेंगे मैदानों के विषय में। जस्ट उसके अगले बार मैं नदी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, जो कि आप बार बार डिमांड करते रहे कि मैं नदी वाला चैप्टर पढ़ाऊं, तो आने वाला है। ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब आप कमेंट में देना अपेक्षित है। अमरकंटक चोटी से, सवाल नंबर 1, अमरकंटक चोटी से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं? सवाल नंबर 2, विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी का नाम बताइए। विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी का नाम बताइए। नेक्स्ट, सवाल नंबर 3, दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार कहां तक है? ये है अरावली उत्तर में, उत्तर पूर्वी, और ये है दक्षिण पश्चिमी। तो दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार कहां तक है? नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी नदियां भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं? भारत में कितनी नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत का
सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और वो सतपुड़ा की किस पहाड़ी पर है? सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी और वो सतपुड़ा की किस पहाड़ी पर है? इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, या कौन सी नदी भारत में अवनालिका अपर्दन करने के लिए कुख्यात है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर मंडी से लेह जाने वाली सड़क गुजरती है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मंडी एक शहर है और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में लेह है। तो मंडी से लेह जाने वाली सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है? उस दर्रे का नाम बताइए। मैंने कुछ सवाल किया आपसे, लगभग 8 सवाल। इस 8 सवालों का उत्तर दीजिए, मुझे उसका जवाब देकर खुशी होगी कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। नमस्कार।